हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था जो यूपीएससी आईएएस में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। आइए देखते हैं 1995 में भारतीय राज्य व्यवस्था भारतीय संविधान से पूछे गए क्वेश्चनों को। आइए उन्हें हल करते हैं जो 1995 में पूछे गए हैं। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है। यानी दिया गया है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से किस ऑप्शन में कहा गया है कि भारतीय संविधान में उसकी जगह स्थान नहीं दिया गया है फिर भी उसका पालन किया जाता है। देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है वित्त मंत्री निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए। यह हमारे संविधान में उल्लेखित है तो इसलिए यह स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। तो इस वजह से इस ऑप्शन का आंसर ये नहीं होगा क्योंकि ये सही है। दूसरा क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। यह भी भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख है, लेकिन इसमें पूछ रहा है स्पष्ट उल्लेख नहीं है तो यह भी उल्लेखित है, यह भी उल्लेखित है। ठीक, यह भी उल्लेखित है, यह भी उल्लेखित है। सी कह रहा मंत्रिपरिषद में सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो। ऑप्शन डी कह रहा अपनी पदावधि की समाप्ति से पूर्व ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों एक साथ पद त्याग करने पर संसद के निम्न सदन का अध्यक्ष राष्ट्रपति का कार्य वहन करे। देखिए इन ऑप्शनों में हम देखते हैं इसका भी संविधान में उल्लेख है, इसका भी संविधान में उल्लेख है, इसका भी संविधान में उल्लेख है और इसका भी संविधान में उल्लेख है। तो इसका जो है इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, इसका संविधान में उल्लेख नहीं है लेकिन इसका पालन किया जाता है क्योंकि मंत्रिपरिषद में यह कहा गया है कि मंत्रिपरिषद में यदि सभी क्षेत्रों से यदि मंत्रिपरिषद में सदस्य शामिल होंगे तो भारत में अपना हर क्षेत्र में विकास होगा सामान्यतः। इसीलिए इसमें मंत्रिपरिषद में सभी भागों का प्रतिनिधित्व किया जाता है और यही पालन हो रहा है इस समय कि हर क्षेत्र से मंत्रिपरिषद में सदस्यों को शामिल किया जाता है, जबकि इसका हमारे संविधान में उल्लेख नहीं है लेकिन पालन किया जाता है इसका। इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी, मंत्रिपरिषद में सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो। यह हमारा ऑप्शन सही है क्योंकि इस ऑप्शन में यही कहा गया है कि ये हमारे संविधान में उल्लेख इसका नहीं मिलेगा लेकिन इसका पालन किया जाता है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 156 में उपबंध है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि उपबंध तक पद धारण करेगा। इससे निम्नलिखित में से कौन से सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। देखिए राज्यपाल के बारे में पूछा गया कि राज्यपाल जो 156 में दिया गया है उसमें वो पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की उपबंध तक वो पद ग्रहण करेगा, लेकिन इसके विपरीत उपरांत जो हमारे इसके उपरांत जो राज्यपाल के बारे में बातें कही गई हैं उनमें से कौन से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता। कह रहा है किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता। देखिए 156 में एक में कहा गया है कि किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि पूर्व होने से भी पहले हटाया जा सकता है। ठीक, तो यह ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है क्योंकि यह प्रसाद पर्यंत होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। राष्ट्रपति जब चाहे तब इसको वापस इसका पद ले सकता है और दूसरे को रख सकता है।
तो किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता, गलत है। दूसरा कह रहा कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता। देखिए, कोई भी राज्यपाल 156(2) में कहा गया है कि कोई भी राज्यपाल अपने पद पर ग्रहण बना रहेगा वो जब तक दूसरा सदस्य निर्वाचित होकर के, यानी सदस्य चुन करके उस पद पर ग्रहण नहीं हो जाता, तब तक वह अपने पद पर बना रहेगा। यह बात है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। तो क्या कह रहा है, नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2, डी है दोनों ही नहीं। तो जब किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। ठीक, इसलिए वह उसको राष्ट्रपति जब चाहे तब उसे पद से हटा सकता है। तो इसलिए यह ऑप्शन गलत हो जाता है। दूसरा है कोई राज्यपाल 5 वर्ष के अवधि के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता, नहीं, बना रह सकता है। जब तक उसकी बजाय कोई दूसरा राज्यपाल उसका पद ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक वह अपने पद पर बना रहेगा। इसलिए यह भी गलत हो गया। तो इसलिए ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। दोनों ही निष्कर्ष गलत हैं, दोनों ही निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते। ठीक, तीसरा कह रहा भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अब तक विधान परिषद नहीं है, यद्यपि 7वें संशोधन अधिनियम 1956 में उसके लिए उपबंध है। देखिए, कहा गया है कि विधान परिषद हमारे पहले 5 राज्यों में विधान परिषद थी, फिर 7 राज्यों में हुई, वर्तमान में इस समय 6 राज्यों में। क्योंकि जम्मू कश्मीर को आप देखिए, जम्मू कश्मीर को तो वह आपका केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। ठीक, तो इसलिए वहां पर अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया, तो वहां पर अब विधान परिषद नहीं है। तो वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है, जम्मू कश्मीर हटाकर, और पहले 5 राज्यों में थी। और 1956 में ये किसका उपबंध है कि अभी तक उसमें विधान परिषद को नहीं लागू किया गया है, उसके बारे में पूछा। यद्यपि 7वें संशोधन अधिनियम 1956 में उसके लिए उपबंध है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी है बिहार, सी है कर्नाटक और डी है मध्य प्रदेश। तो हम देखते हैं 5 राज्यों में पहले थी, कहां? उत्तर प्रदेश, फिर बिहार को हम देखते हैं, फिर महाराष्ट्र को देखते हैं, फिर हम देखते हैं कर्नाटक को, और फिर हम देखते हैं जम्मू कश्मीर को। इन सब में पहले थी जम्मू कश्मीर को। फिर वर्तमान में 2 और जुड़े, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इन राज्यों में विधान परिषद थी। ठीक, पहले 5 राज्यों में, फिर 7 राज्यों में हुई, वर्तमान में अब 6 राज्यों में बची हुई है। वह उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक, तो ये 6 राज्यों में बची हुई है। और किसमें अब तक विधान परिषद नहीं है, यद्यपि 7वें संशोधन अधिनियम 1956 में उसके लिए उपबंध है। तो ऑप्शन डी हम देखते हैं मध्य प्रदेश में उपबंध है, लेकिन अभी तक उसमें किसी कारणवश विधान परिषद गठन नहीं हो सका है, लेकिन उसका उपबंध किया जा चुका है। तो अब अगर विधान परिषद, अगर वो जब चाहे तब लागू हो सकती है, लेकिन वह अभी तक अपनाना नहीं चाहता रहा है विधान परिषद मध्य प्रदेश। इसलिए मध्य प्रदेश को 7वें संशोधन 1956 में इसका उपबंध किया गया है विधान परिषद का, लेकिन अभी तक ये अपने यहाँ लागू नहीं हुआ
वह मध्य प्रदेश में अपने यहाँ लागू नहीं किया है। ठीक, तो इसलिए इसका आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक, चौथा क्या करें, निम्नलिखित में से किन राज्यों में लोकायुक्त अधिनियम ने मुख्यमंत्री को भी अपने दायरे में ले लिया? मुख्यमंत्री को भी अपने दायरे में ले लिया। लोकायुक्त एक भ्रष्टाचार, मुख्यमंत्रियों पे जो भ्रष्टाचार का आरोप लगता है उसकी जांच के लिए ये लोकायुक्त लगाया जाता है। ठीक, मुख्यमंत्रियों पे भ्रष्टाचार करने के लिए। तो आइए देखते हैं निम्नलिखित में से किन राज्यों में लोकायुक्त अधिनियम ने मुख्यमंत्री को भी अपने दायरे में ले लिया। तो पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल व केरल, बी है गुजरात और महाराष्ट्र, सी है मध्य प्रदेश व उड़ीसा, डी है राजस्थान और कर्नाटक। तो हम देखते हैं गुजरात और महाराष्ट्र। इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लोकायुक्त अपने दायरे में ले लिया है जांच के लिए। और फिर है आंध्र प्रदेश, इसमें भी इसके मुख्यमंत्रियों को भी दायरे में ले लिया लोकायुक्त। और फिर है हिमाचल प्रदेश, और फिर है हमारा मध्य प्रदेश। ठीक, तो इस तरीके से हमारे जो 5 राज्य हैं, 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को मुख्यमंत्री लोकायुक्त अधिनियम के तहत वो दायरे में ले लिया है, लोकायुक्त भ्रष्टाचार के आरोप में। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चनों को अभी तक यूपीएससी भारतीय संविधान से, भारतीय राज्य व्यवस्था से पूछे गए क्वेश्चनों को, ये 1995 में पूछे गए क्वेश्चन है। आप पढ़ते चलिए और नॉलेज अगेन करते चलिए और देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं और किस टाइप के क्वेश्चनों को आगे बनाने की संभावना यूपीएससी करता है। तो आप पढ़ते चलिए, नॉलेज अगेन करते चलिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए कभी अपनों के लिए। बस इसी बात पे आप लोगों को धन्यवाद। थैंक यू।